बैंक इन इंडिया। क्या समझ इस टॉपिक से? बोलो। बैंकिंग इन इंडिया, इंडिया में जितने भी बैंक है उसके बारे में। हाँ, जितने भी इंडिया में बैंक है, बैंक्स क्यों बने थे, कैसे बने थे, किस कारण से बनाया गया था, बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था और क्यों हुआ था। देखो, दो चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। कब हुआ था वो तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन क्यों हुआ था यू शुड नो दैट। दो चीज है, व्हाई एंड व्हेन। किसी भी टॉपिक का ना ये दो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज क्यों हुआ था और कब हुआ था। देखो, सबसे पहला चीज, व्हाट इज बैंक। आपको पता होना चाहिए कि बैंक है क्या। तो कौन देगा बैंक का परफेक्ट डेफिनेशन? वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको कुछ और पता है तो वो भी बता सकते हो, लेकिन एक एक करके बोलना है, ठीक है? ये इसको मछली बाजार नहीं बनाना सबने। जिसको आता है वो आंसर देगा, और जब एक आंसर दे रहा हो दूसरा चुप बैठेगा। तो देखिए, পয়সা লেনদেনের জন্য। পয়সা লেনদেন হয়। আচ্ছা, পয়সা লেনদেন তো আমিও করতে পারি, আমিও তোর থেকে টাকা নিয়ে তোর টাকা দিতে পারি, তাহলে আমি ব্যাংক হয়ে যাব না, অথরাইজড পারসন বা অথরাইজড पर्सन। पैसा लेन देन मेन काम होता है डिपॉजिट एंड विथड्रॉ। जो मेन डेफिनेशन होता है ना बैंक का, दैट इज डिपॉजिट एंड विथड्रॉ। डिपॉजिट एंड विथड्रॉल, ये होता है बैंक का मेन फंक्शन। तो देखिए, बैंक का जो एक्चुअल डेफिनेशन है ये डिफाइन किया गया है ऑलरेडी। कहां पे? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1949 में। और इसके कहां पे है? सेक्शन 5 सबसेक्शन बी में इसका डेफिनेशन बताया गया है। पर इसको एक्सेप्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, पेएबल ऑन डिमांड, विथड्रॉल, चेक, ड्राफ्ट, अदरवाइज, यानी ये सब काम जहां पे होगा दैट इज बैंकिंग। इसको हम बैंक का डेफिनेशन है, याद रखो। कोई भी अगर पैसा लेना देना करता हो, पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, तो वो बैंकिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है? ये माइक বাজছে কারণ এখন অফ করে রাখতে পারিস। सर पिछला पेज एक बार फिर से दिखाइए। देख लीजिए। आप लोग क्या कीजिए, साथ साथ इनको लिखते रहिए। लिखोगे ना तो चीजें क्या अच्छे से याद होता रहेगा। हम यहाँ पे समझाते रहेंगे, आप इसी के साथ लिखते रहिए। बाद में पीडीएफ मिल जाएगा आपको, लेकिन पीडीएफ से देख के लिखोगे ना कुछ समझ नहीं आएगा। तब सोचो कि भाई सर ने यहाँ पे क्या कहा था, उस टाइम पे क्या बोला था, ऐसा होगा। तो अभी जैसा जैसा दिखता जा रहा है आप लोग को, साथ ही साथ लिखते जाइए। और लिखने का किसी को टाइम चाहिए तो अलग से दिया जाएगा। স্যার बोलो। সুদীপ বলছিলাম। হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার, আমাদের তো আজকের ডেটে হওয়ার কথা ছিল কমার্শিয়াল পেপার, তো এখানে এটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ব্যাংক। বলছি ক্লাসে যে টপিক হচ্ছিল সেখান থেকেই আবার ক্লাসে স্টার্ট হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা একটা কমন টপিক যেটা ব্যাংক আর এসএসসি দুজনার আছে, সেটা স্টার্টিং থেকে একদম অ্যাডভান্স লেভেল অবধি পড়ানো হবে সব সাবজেক্টে। আচ্ছা, ক্লাস যেখান থেকে শেষ হয়েছে, বারবার বলছি, ক্লাস যেখান থেকে শেষ হয়েছে ওখান থেকেই ক্লাসটা কন্টিনিউ হবে। ওটা নিয়ে তোরা একদম চিন্তা করিস না। আচ্ছা আচ্ছা। অফলাইন ক্লাস মানে এটা আমাদের মোস্ট প্রবাবলি ফেব্রুয়ারি, মোস্ট প্রবাবলি হতে পারে। অফলাইনটা বন্ধ কেন? এটা বন্ধ, দেখ তুই আসতে পারছিস, তোর কাছে ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটি আছে। এখানে কিছু জন এমন আছে যারা দূর থেকে আসে, দিনে একটা করে ট্রেন, দিনে দুটো করে বাস, তারা বাসের ভিড়ে আসতে হয়। সবারটা ভাবতে হয় না, শুধু নিজেরটা দেখলে তো হবে না, সবারটা তো দেখতে হবে। ঠিক আছে স্যার। কেউ আছে যাদের ট্রান্সপোর্ট পুরো বন্ধ হয়ে গেছে, এবার ট্রেন বন্ধ হয়ে গেলে বাসের ভাড়াটা সবাই এফোর্ড করতে পারে না, তাই কি না? আমাদেরকে তো সবারটা ভেবে চলতে হবে। একদম। এই অঞ্জনটাকে, স্যার রঞ্জন স্যার। আচ্ছা রঞ্জন, এটা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। नेक्स्ट टॉपिक देखो, रोल ऑफ बैंक्स। बैंक का क्या क्या काम होता है? सबसे पहला काम बैंक का क्या होगा? प्रोवाइड लोन। हाँ बोलिए। আগের পেজে লাস্ট লাইনটা লেখা হয়নি।
ओके ओके देखो স্যার এগুলো লিখবো? লিখ লিখলে পরীক্ষায় লিখতে পারবি, না লিখলে পরীক্ষায় ফেল হয়ে বাড়ি ফিরবি। স্যার আমি বললাম যে লিখবো না, আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে লিখতে হবে। লেখ লেখ লিখে নে। আচ্ছা ক্লাসে যেরকম করাই তার থেকে ডিটেইল আমি আজকে করাবো, ওই জন্য বলছি লিখতে হবে। ঠিক আছে, नेक्स्ट स्लाइड করছি। देखो नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ बैंक। बैंक का क्या क्या काम होता है? सबसे पहला काम बैंक का क्या है? इट प्रोवाइड्स लोन। सबसे पहला काम बैंक आपको लोन देगा। दूसरा प्रोमोट्स सेविंग। होता है कि नहीं, पैसा आपके पास रहता है तो सेविंग नहीं होता है, उसमें से बैंक में रख दोगे तो पैसा क्या होगा? सेविंग होता है कि नहीं। तीसरा पॉइंट जनरेट्स डिपॉजिट सरप्लस। अच्छा सरप्लस का मतलब क्या है बोलिए? What is the meaning of the word surplus? Excess। मतलब जितना आपको लगेगा उतना हो गया, उसके बाद का जो बाकी है दैट इज सरप्लस यानी एक्सेस। স্যার আপনি বাংলায় নিজের তরফ অবশিষ্ট। থেকে সবাইকে মিউট করে দিন না। सर माइक ऑफ करने बोलिए ना। अच्छा माइक ऑफ कर दीजिए सब लोग, जब डाउट है तब बोलिएगा, नहीं तो माइक ऑफ रखिए। अब सुनो, सरप्लस जब हम कुछ पूछेंगे माइक ऑन करिए, बोलिए, फिर माइक ऑफ कर दीजिए। देखो सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस, जो भी आपका जितना लगना था लग गया, उसके बाद जो बाकी है दैट इज মানে सरप्लस। অবশিষ্ট স্যার বাংলাতে। হ্যাঁ শোন, বাংলা আমাকে জিজ্ঞেস করবে না, তুই যা বলবি আমি তাতে হ্যাঁ বলে দেবো। না না স্যার, মানে হ্যাঁ, অবশিষ্ট একদম মানে যেটা জিজ্ঞেস পড়ে করবি না। রয়েছে। যা বলবি আমি হ্যাঁ হ্যাঁ বলে দেবো, পরে পরীক্ষা লিখে আসবি বলবি স্যার আপনি এটা পড়িয়েছিলেন। सरप्लस का ऑपोजिट क्या होता है? डेफिसिट। ज्यादा होगा तो सरप्लस, कम होगा तो डेफिसिट होगा। फोर्थ पॉइंट एक्ट्स एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मतलब मान लो आपको किसी को पैसा भेजना है तो आप किसके थ्रू भेजोगे? बैंक के थ्रू भेजते हो, है कि नहीं। मान लो पर्सन ए पर्सन बी को कुछ पैसे भेजेगा, तो पैसे कैसे भेजेगा? मान लो नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन बैंकिंग जो भी है, ये पहले पैसे भेजेगा, इनके पास जाएगा, फिर ये बी के पास भेजेगा, तो ये क्या है? इंटरमीडियरी। नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग तो है क्या? है तो बैंक है ना, ये एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है। अगला प्रोवाइड्स क्रेडिट क्रिएशन। क्या होता है प्रोवाइड्स क्रेडिट क्रिएशन में? ये आपको अलग से क्रेडिट कर सकते हो, यानी पैसा क्रेडिट और डिपॉजिट का मतलब सबको पता है, क्रेडिट होना डेबिट होना वही चीज है। डेबिट मतलब पैसा काटना, क्रेडिट मतलब पैसा आना। अगला देखिए डिपॉजिट मल्टीप्लिकेशन थ्रू फंड ट्रांसफर यूजिंग चेक्स एंड अकाउंट्स टू अकाउंट ट्रांसफर। देखिए डिपॉजिट मल्टीप्लिकेशन थ्रू फंड ट्रांसफर, तो जब आप डिपॉजिट करते हो उसके बहुत सारे तरीके से हो सकता है। तो पहला होता है चेक से कर सकते हो, अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, और भी बहुत मीन्स होता है जिस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा एक बात बोले, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना प्रॉपर्ली? सबको दिखाई दे रहा है ना जो भी लिख रहे हैं हम सामने? হ্যাঁ স্যার। हाँ सर। यस सर। ठीक है। अच्छा एक बात बोले, राइट साइड पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको छोटा सा, या सिर्फ पीपीटी दिखाई दे रहा है? না রেকর্ডিং গুলো দেখাচ্ছে। দেখাচ্ছে? हाँ सर। ওটা দেখায়। ওকে ওকে ঠিক আছে, স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি ঠিক করে। ওকে স্যার স্যার বলো। জেনারেটস ডিপোজিট সারপ্লাসটা একবার বলে দিন। अच्छा डिपॉजिट सरप्लस, देखो सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्सेस, ज्यादा होना। तो बैंक में अगर आप पैसा रखोगे तो आप खुद बोलो पैसा सेव कब होता है? जब आप पैसा घर पे रखते हो या बैंक पे रखते हो? बैंक पे। बैंक में रखने पैसा सेव होगा भाई, तो वही चीज है। डिपॉजिट करोगे तो आपका पैसा सरप्लस में जाता रहेगा, यानी आपके पैसे जो है सेव होते रहेंगे। घर पे पैसा रखो, मान लो आप नौकरी करते हो तो सैलरी उठा के घर पे रखोगे, आप देखोगे एक के बाद एक खर्च होता जा रहा है, होता है ना ऐसा। वही चीज अगर आप बैंक में रख दोगे तो पैसा सेविंग होता है ज्यादा। यही लिखा हुआ है डिपॉजिट सरप्लस, यानी सरप्लस यानी पैसा बढ़ता रहेगा। जब आप पैसा बैंक में रखोगे ना तो पैसे आपके धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे।
तो चलिए अब चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैंकों का नेशनलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए ये पॉइंट याद रखना, फर्स्ट बैंक इन इंडिया, इंडिया का पहला बैंक, दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1770 और उसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। देखिए ग्रुप में मैसेज किया, किसी ने सुनाई नहीं दे रहा है। तो देखिए आप एक काम कीजिए ना, वहां पे एक म्यूट का ऑप्शन होगा, आपने शायद मुझे म्यूट करके रखा होगा, उसको अनम्यूट कीजिए। और वॉल्यूम को जितना हो सके हाई फुल पे रखिए। ফুলে রেখে তো কালকে মাথাটা খারাপ হয়েছিল, ওইটার থেকে নানা রকম আওয়াজ আসছিল, অনমিউট করে রেখেছিল যে। অরুণাভ, তোমার অনেক আওয়াজ আসে, পড়াশোনায় মন দাও। तो देखिए पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1770 में। ये आप लोग लिखते रहिए साथ साथ, 1770 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर था कलकत्ता और इसके फाउंडर थे अलेक्जेंडर एंड कंपनी लिमिटेड। अगला टॉपिक दैट इज प्रेसिडेंसी बैंक, यहां से स्टार्ट होता है। ফার্স্টের যে ব্যাংকটা আছে এটা পুরোপুরি ইন্ডিয়ান না তো? ना इंडियन, ना इंडियन प्लस ब्रिटिश मिक्स थे इनके, कुछ हाँ, इंडियन का शेयर भी था, कुछ ब्रिटिश का शेयर भी था इसमें। ঠিক আছে। पहला, अच्छा ये क्वेश्चन याद आ गया, बोलो पहला बैंक कौन सा था जो व्हिच वाज मैनेज्ड बाय प्योरली इंडियंस, पूरा ही पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। बहुत बढ़िया, पंजाब नेशनल बैंक पहला बैंक है जिसमें कंट्रीब्यूशन जो था पूरे इंडियंस का था, एक भी ब्रिटिश नहीं था। फुल्ली इंडियन जी। तो देखिए ये आ गया प्रेसिडेंसी बैंक्स, यहां से होता है बैंकिंग का हिस्ट्री स्टार्ट। ये क्या है, पेनिनसुलर इंडिया। तो 1800 के आसपास ब्रिटिश थे इंडिया में, तो पूरे देशों को प्रेसिडेंसी में बांट के रखे थे। तो मेनली 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, एक था यहाँ पे, एक था यहाँ पे, एक था यहाँ पे। ये था बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल। ये क्या था, मद्रास। मद्रास, मद्रास। ये तीसरा बॉम्बे। 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 अब देखो तीनों प्रेसिडेंसी का अपना अपना बैंक हुआ करता था, अपना अपना सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, अपने यूनिवर्सिटी थे, कॉलेज थे, तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन ना सब अपने तरीके से हुआ करते थे, सब अलग अलग थे। अब तीनों में बैंक भी हुआ करता था। तो सबसे पहला बैंक बनाया था बंगाल ने, इसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। 1806 में बना था बैंक ऑफ कलकत्ता, याद रखना। बैंक ऑफ बंगाल पहले नहीं था, पहले था बैंक ऑफ कलकत्ता 1806। उसके बाद उसका रीनेम हुआ था बैंक ऑफ बंगाल इन 1809। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले हमने एमसीक्यू में दिया था, तो आप लोगों ने आंसर था ये बैंक ऑफ कलकत्ता 1806। काफी लोगों ने गलत किया था क्वेश्चन। तो ये देखिए इसका आंसर क्यों है, क्योंकि पहले था बैंक ऑफ कलकत्ता, बाद में आया था बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद बॉम्बे का था बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 एंड द लास्ट वन इज बैंक ऑफ मद्रास 1843। तीनों अपने अपने में सही थे, बैंक अपने अपने में काम कर रहे थे। फिर धीरे धीरे जैसे देश के यूनिफिकेशन होता गया, ब्रिटिश क्या कर रहे थे, देशों में यूनिफिकेशन ला रहे थे ना, मतलब ब्रिटिश तो नहीं, हम ही लोग कर रहे थे। तो पूरे देश में क्या था, यूनिफिकेशन होता जा रहा था, देश एक होता जा रहा था। तो एक टाइम पे क्या हुआ, तीनों बैंक भी एक हो गए और मिलके क्या बना, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए ऑल 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स वर मर्ज्ड एंड टुगेदर नेम्ड एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तीनों को मर्ज किया गया और नाम दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सर एक चीज याद रखना, বলছি যে ইম্পেরিয়াল মানে কি স্যার? इंपीरियल का मतलब क्या होता है, इंपीरियल एक वर्ड है, इंपीरियल का मतलब होता है एक साथ, सब एक साथ। अच्छा एक चीज याद रखना, जब हम पढ़ा रहे हैं ना, किसी भी टॉपिक में फ्लो में है, फ्लो के बीच में कोई कुछ मत पूछना। क्या होता है, डिस्टर्ब सबको होता है, मुझे भी और जो यहाँ पे सुन रहे हो आप लोग को भी। टॉपिक खत्म हो जाए या फिर जो फ्लो में है बोलना बंद कर दे, उसके बाद पूछिए आप, ठीक है। तो देखो 1921 में तीनों का मर्ज हुआ था एंड इट वाज नेम्ड एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक चीज याद रखना, इट वाज अ प्राइवेट एंटिटी, सरकारी नहीं था तब भी वो क्या था, प्राइवेट एंटिटी था, सरकारी नहीं था। अब यही इंपीरियल बैंक आगे जाके क्या बनेगा,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आप सबको नौकरी करना है, जो बैंक वाले हैं ना, सबका एम तो यही है, एसबीआई में जॉब चाहिए, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो वैसा पढ़ना भी है सबको, क्लास करना है, एब्सेंट नहीं होना है, टाइम पे आना है, तभी मिलता है एसबीआई में नौकरी। काके सुनाচ্ছেন सर? जे बोलली टाइम पे नहीं आता है। अच्छा, हमें टाइम আমি বললাম, হ্যাঁ, যে বললি কল্যাণী, তোকেই বলছি। আমি জানতাম আপনি কোনো জায়গাতে আপনি আমাকে ছাড়বেন না কথা শোনাতে। देख, मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, एक बार लेट हम पूरा साल सुनाएंगे आप। গুলো যখন আমি তাড়াতাড়ি আসি তখন তো কিছু বলবেন না। अच्छा ठीक है, चलो आपको चॉकलेट देंगे, अगले दिन टाइम पे आओ, चॉकलेट मिलेगा। স্যার ये আপনি वापस ওটা आओ। দেবো বলেন, দেন না আগের কোনো পেজটা একবার অন করুন, ওই জায়গাটা প্রেসিডেন্টি ব্যাংকের ওই 4টে পার্ট বলেন, ওই জায়গাটা বুঝলাম না একটু। अच्छा, প্রেসিডেন্সি ব্যাংকের এই জায়গাটা বুঝবি তো, এই চারটে কি করে? হ্যাঁ হ্যাঁ देखो, हाँ, हाँ, बैंक ऑफ बॉम्बे समझ गए, बैंक ऑफ मद्रास समझ गए, अब बैंक ऑफ बंगाल जो था ना, इसका पहले हुआ करता था बैंक ऑफ कैलकाटा, और ये बनाया गया था 1806 में। पहले था बैंक ऑफ कैलकाटा, 1806 में बनाया गया था, इसी का रीनेम हुआ था, इसी का नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल रखा गया था 1809 में। बैंक एक ही है, बैंक ऑफ कैलकाटा, उसी का रीनेम करके हुआ था बैंक ऑफ बंगाल। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन है एसबीआई का ओरिजिन कहां से हुआ था, तो आंसर होगा ये, बैंक ऑफ कैलकाटा 1806, ये है एसबीआई का ओरिजिन। एसबीआई का जन्म कहां से हुआ था? बैंक ऑफ कैलकाटा से हुआ था, जो कि 1806 में बना था। अगला टॉपिक नेशनलाइजेशन। যদি এসবিআই এস্টাবলিশমেন্ট জিজ্ঞেস করে তো 1935 ही হবে না, 1955 না 1935 ভুলে গেছি, যাই হোক ওইটাই তো হবে না। सुनो सुनो, बता रहे हैं आपको, तीन चीजों से क्वेश्चन आ सकता है। एसबीआई का ओरिजिन एक होगा, ओरिजिन तो ये हो जाएगा 1806। अगर पूछे नेशनलाइजेशन तो हो जाएगा 1955। अब अगर पूछे एसबीआई कब बना था, तो वैसे तो आंसर होना चाहिए 1921। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है, याद रखिए, बता रहे आपको ऑप्शन में ना इन दोनों में से कोई एक ही रहने का चांस है, 1921 55 में से कोई एक रहेगा। अगर दोनों रहता है तो 1921 ही करना है आपने, क्योंकि 55 में क्या होता है, नेशनलाइजेशन हुआ था उसका सिर्फ, और कुछ नहीं हुआ था। बन तो गया था 21 में ना, एसबीआई तो 1921 में बना था और प्राइवेट एंटिटी था। 55 में क्या हुआ था, उसको नेशनलाइज किया गया था और उसको नाम चेंज किया गया था। कोई डाउट है इस पे? না স্যার, নো স্যার। ठीक है, স্যার ব্যাংক মার্জ কেন মানে হয়েছে, মানে এই যে এখন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সাথে অনেক ব্যাংক মার্জ হয়েছে। সব বলবো আস্তে আস্তে, ক্লাস আগাবে বলতে থাকবো। সোনাই চ্যাটার্জি কোন ব্যাচের? স্যার আমি এখনো তো স্টার্ট হয়নি, সেই গেছিলাম ফেব্রুয়ারিতে, বললেন স্টার্ট হবে ओके ओके, ठीक है। রিজয়েনিং এর জন্য। হ্যাঁ देखो, नेशनलाइजेशन हुआ था तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, नेशनलाइजेशन का कारण। बहुत सारे कारण थे नेशनलाइजेशन के। देश बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ना, काफी सारे कारण थे उसके। छोटे कारण थे, कुछ बड़े कारण थे, कुछ लोअर सेक्टर पे थे, कुछ अपर लेवल पे कारण थे। तो देखिए पहला कारण क्या था, कंट्रोल ऑफ ह्यूज रिसोर्सेस। अब देखिए 1950s में ना देश क्या था, 47 में आजाद हुआ था, उस टाइम पे हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि चीजों को कंट्रोल कैसे करना है, पैसा कहां से आएगा, कहां पे जाएगा। तो इसके लिए क्या था, बैंकों को, सरकार को अपने कंट्रोल में रखना था, है कि नहीं। अगर प्राइवेट में होगा तो सरकार के कंट्रोल में नहीं रहेगा, प्राइवेट वाले जो मर्जी करेंगे, कहीं पे इंटरेस्ट बढ़ा दिए, गरीबों को लोन नहीं देंगे, हो सकता है ना ऐसा होता भी था। इसलिए सरकार को क्या करना पड़ा, मजबूरन बैंकों का नेशनलाइज कर देना पड़ा। तो सबसे पहला कंट्रोल ऑफ ह्यूज रिसोर्सेस, रिसोर्स कंट्रोल होगा। दूसरा अटेंशन टू प्रायोरिटी सेक्टर। अब मान लो देश में 1950s की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे दो चीज पे हम लोग फोकस करते थे, एक था एग्रीकल्चर, दूसरा था इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। अब मान लो कोई बैंक है जो इन दोनों पे पैसा देना ही नहीं चाहता है, वो कहता नहीं हम एग्रीकल्चर पे भी नहीं देंगे, हम इंडस्ट्री पे भी नहीं देंगे, हम टूरिज्म पे पैसा खर्च करेंगे। तो क्या होगा, वो प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है ना। लेकिन पैसा तो इन दोनों में लगना चाहिए था, एग्रीकल्चर में। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, अटेंशन टू प्रायोरिटी सेक्टर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस।
बैकवर्ड क्लास मतलब जो गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, मान लो जो फार्मर हो गए, मार्जिनल फार्मर, जिनके पास जमीन नहीं था या फिर जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको भी तो लोन चाहिए ना। अगर वो कुछ अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, क्या चाहिए उनको? लोन चाहिए। तो उनको बैंक लोन दे नहीं रहे थे, तो उनके लिए भी नेशनलाइज किया गया था। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट, प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन। अब देखो, मान लो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या जो भी बनाना है, मॉडर्नाइजेशन के लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए। पैसे के लिए आपको लोन चाहिए। लोन कौन देगा? बैंक देगा। अब बैंकों का अगर प्रॉपर रेगुलेशन नहीं होगा ना, तो बैंक से आप लोन नहीं ले सकते। कभी इंटरेस्ट ज्यादा कर दिया, कभी कम कर दिया, कभी पैसा देने से मना ही कर दिया, तो प्रॉब्लम होता है इस पे। अगला पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी। सरकार को थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिलेगा यहां से, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन मिलेगा तो प्रॉफिट, वो वही चीज है। दूसरा, यूनिफॉर्म बैंकिंग पॉलिसी। यूनिफॉर्म बैंकिंग पॉलिसी का मतलब क्या है? मान लो कोई गवर्नमेंट बैंक है, तो गवर्नमेंट बैंक हो या कंपनी हो, इन लोगों का एक चीज याद रखना, पॉलिसी ना ऐसे ही नहीं एक दिन हर दूसरे दिन में बदलते नहीं है। इनका पॉलिसी यूनिफॉर्म होता है। मतलब जो पॉलिसी आपको आज दिखेगा, आज जो पॉलिसी दिखेगा, यही पॉलिसी हो सकता है आपको अगले साल दिखे, उसके अगले साल दिखे। और अगर इनको कुछ चेंज करना हो ना, पहले से बता देंगे ये लोग कि भाई हम इस फील्ड पे पर्टिकुलर चेंज लाने वाले हैं, बी रेडी फॉर इट। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, आज आप कंपनी में जा रहे हो, अगले दिन आपको कोई नया पॉलिसी आ गया, अगले दिन बोल दिया भैया आज से सबका सैलरी यहाँ से कम होगा, यहाँ से बढ़ेगा, वहां पे कटेगा। होता है ना प्राइवेट सेक्टर में ऐसा। लेकिन सरकारी सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में देयर इज ए यूनिफॉर्म पॉलिसी इन एवरीथिंग। अगला, स्पीडी ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो फंड ट्रांसफर भी काफी तेज होगा। पैसे चाहिए किसी को तो जल्दी जल्दी मिल जाएंगे पैसे। लास्ट पॉइंट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। देखो, अभी का बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट 1950s, 1950s 60s का बात कर रहे हैं। उस टाइम पे क्या थे, देश के बस कुछ ही शहर थे अमीर थे, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई, मद्रास, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, कुछ ही शहरों के पास पैसे थे। बाकी किसी शहर में पैसे नहीं थे, बाकी स्टेट्स भी बहुत गरीब हुआ करते थे। तो उस टाइम पे क्या था, जो एकदम रूरल एरिया है ना, रूरल हो गया या फिर सेमी अर्बन हो गया, इन सब जगह पे बैंक अपना ब्रांच खोलते नहीं थे। खोलेगा कभी? आज भी आप उस टाइम का तो बात छोड़ ही दीजिए, अभी का भी अगर आप बात कीजिए ना, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इनको अगर बोलोगे एकदम गांव में ब्रांच खोलने को, खोलेगा ये लोग? कभी नहीं खोलेगा। तो ये प्रॉब्लम उस टाइम पे भी हुआ करता था। तो नेशनलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, एकदम रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में इनके ब्रांच खुलने लगे। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा था। नया ब्रांच खुलेगा तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जॉब्स बढ़ेंगे उसमें। चलते अगले टॉपिक पे। ये लिख लिया ना सब लोग? इसको लिखते रहिए आप लोग, हम समझाते जाएंगे, साथ ही साथ लिखते रहिए आप लोग। স্যার আমি লিখে নিয়েছি। খুব ভালো কথা। স্যার এই টপিকটা আলাদা করে নোট করলাম, কেন কি এটা ক্লাসে আমাদের হয়নি। ক্লাসে হয় না এগুলো, এত ডিটেইলে তো ক্লাসে করাই না। ক্লাসেও এখানে কি হচ্ছে, পুরো বিগিনার থেকে অ্যাডভান্স লেভেলে যাচ্ছি আমি। একদম কেন হয়েছে, কিভাবে হয়েছিল, কে করেছিল, সব এক একটা पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाচ্ছি এখানে। तो आपके क्लास का जो नोट्स है उसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो, उसी के बीच में ना कहीं कहीं अगर ये सब पॉइंट ऐड ऑन करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, ये फिर अलग से लिख सकते हो। এটা স্যার আপনি সেই নোটস বলেছিলেন না একটা অ্যাপে, আমি ওইভাবেই করছি ডিজিটালি। খুব ভালো, ডিজিটাল নোটস হচ্ছে बेस्ट। जब मर्जी अपडेट करो, उसमें ऐड ऑन करो, कुछ माइनस करो, सब कर सकते हो। तो चलते अगले टॉपिक पे। देखिए, बैंक का जो नेशनलाइजेशन हुआ था उसके लिए क्या था, एक एक्ट आया था जिसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1949। उसी का एक और नाम है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1949। दोनों एक ही चीज है। अगर आप कहीं सुनते हो बैंकिंग कंपनीज एक्ट और कहीं पे सुनते हो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, दोनों एक ही है। इस एक्ट का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क। कानूनी तरीके से अगर बैंकों को नेशनलाइज करना था तो सरकार को सबसे पहले एक्ट लाना था, तो वही चीज सरकार ने किया था। तो देखिए, लीगल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम्स इन इंडिया, कानूनी तरीके से जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है उसको नेशनलाइज किया गया था थ्रू दिस एक्ट। यहां पे याद रखने वाला चीज क्या है, एडी गोरेवाला कमेटी। ये जो एक्ट है ना, एक्ट का रिकमेंडेशन दिया था एडी गोरेवाला कमेटी ने।
दिस एक्ट वाज रिकमेंडेड बाय एडी गोरेवाला कमेटी, ये नाम याद रखना। इसके बाद ये डेट भी याद रखना, 49 में एक्ट आया था, क्रोनोलॉजी है ना, ऐसे ही याद रखना, 49, 55, 59। तो देखिए 55 में क्या हुआ था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसको नेशनलाइज कर दिया गया और नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। रीनेम हुआ था एंड नेशनलाइज हुआ था, ये तो पॉइंट याद रखना, नेशनलाइज एंड रीनेम। एसबीआई बना कब था, 1921 में, और अगर एसबीआई का ओरिजिन देखा जाए तो 1906 एज बैंक ऑफ कैलकाटा, नॉट बैंक ऑफ बंगाल। अगला पॉइंट 1959 में क्या हुआ था, 8 बैंकों को एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया था। अब वो 8 बैंक कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। 8 बैंक्स और मर्ज एंड अटैच्ड इनटू एसबीआई। ये पॉइंट शायद से क्लास में हुआ नहीं है। স্যার আগের পেজে লেখা স্যার হয়নি। স্যার স্যার আগের পেজটা স্যার একবার, আচ্ছা এনা, হ্যাঁ স্যার একটু কপি করে নেবো ওটা। হ্যাঁ করো করো, তাড়াতাড়ি করো। আমি বলছি ওর সাথে সাথে লিখতে থাক, তাতে কি হবে তোদের জিনিসটা মাথায় বসে যাবে, মানে আমার বলা হয়ে যাবে পুরো পেজটা, তারপর তোরা লিখতে বসবে, ওইটা করিস না। जैसे हम बोलते रहते साथ में लिखते रहिए। স্ক্রিনশট নিয়ে নিলেও তো হয়। স্ক্রিনশটটা না ফোনের মধ্যেই থেকে যায়, স্ক্রিনশটটা কোনোদিন খাতাতে আসে না। ফোন খুলে দেখ, তাহলে আপনি ওয়েট করুন। হ্যাঁ ফোনটা খুলে দেখ, 2 বছর আগে স্ক্রিনশট এখনো ফোনে আছে, যেটা তোর লেখার কথা ছিল এখনো লিখিসনি। 2 বছর আগে থেকে স্টার্ট করিনি স্যার, এই তো স্টার্টই করলাম কিছুদিন আগে থেকে। আরে স্কুল কলেজে যেতিস না, স্কুলের কলেজের। স্যার আপনি তো অন্তর্যামী স্যার। अरे हम सब है। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি সব জানেন एकदम। अरे मेरे फोन में खुद रखा हुआ स्क्रीनशॉट, तो हमें क्यों नहीं স্যার पता? আমাদের এজটা পেরিয়ে আসছে না। एकदम। चेंज করছি। देखो 8 बैंक कौन से है और कौन से साल में उनको मर्ज किया गया था, ये दोनों चीजें आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला हुआ था 1963 में। सबसे पहले हुआ था 1963 में। एक सेकंड रुको, टेक्निकल प्रॉब्लम है बस, ठीक है। देखो 1963 में क्या हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर को मर्ज किया गया था स्टेट बैंक ऑफ जयपुर में। याद रखना, बीकानेर जयपुर में मर्ज हुआ था और दोनों मिलके क्या बने थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। बीकानेर एंड जयपुर को मर्ज किया गया था। बीकानेर एंड जयपुर वाज मर्ज्ड टुगेदर एंड रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, और इन दोनों को एसबीआई में डाल दिया गया था 1963 में। अगला 2008 में सौराष्ट्र, 2010 में इंदौर, 2017 में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, 17 में पटियाला, फिर 17 में मैसूर, फिर 17 में ट्रेवनकोर, फिर लास्ट हुआ था 2017 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ये कब कौन सा एसबीआई में गया था और कौन से साल में गया था, ये आपको पता होना चाहिए। স্যার দেখুন আপনি এত স্পিডে বললেন, এত স্পিডে লিখতে পারবো আমরা বলুন? লেখ আস্তে আস্তে লেখ, টাইম দিচ্ছি তো। তাহলে বলছেন যে আমার সাথে সাথে লেখ, বলার সাথে সাথে। এত যতটা পারিস লেখ না, ট্রাই ইওর বেস্ট। তো ফার্স্ট পয়েন্টটা 8 নম্বর পয়েন্ট একটু বলবেন? 63 এরটা, হ্যাঁ 1963 তে বিকানের আর জয়পুর ব্যাংক হলো। মার্জ হয়েছিল, আগের থেকে ছিল, বিকানের আর জয়পুর মার্জ হয়ে গেল। হ্যাঁ তো আবার 2017 এ বিকানের জয়পুর। কোনটা? 2017 এরা বলছি বিকানের প্লাস জয়পুর মার্জ হয়েছে, এখন এসবিআই তে যায়নি, এসবিআই তে এই গেল। স্যার এগুলোর পিডিএফ পাওয়া যাবে? পিডিএফ হ্যাঁ পাওয়া যাবে। তাহলে আবার কি লিখতে হবে আলাদা করে? লেখ পিডিএফ এর মধ্যে, পিডিএফ দেখ, পিডিএফ খুলে কেউ পড়ে না, পিডিএফ খুলে কেউ পড়ে না, আমিও পড়ি না। লেখার জন্য বলছি, যেটা খাতায় লেখা ওটা খুলে পড়ে সবাই।
স্যার বলছি পিডিএফ দেখে যদি পরে লেখা যেত ওই জন্যই বলছিলাম। আরে লেখে না তো কেউ, প্রবলেম স্যার, হচ্ছে এইটা, তোরা লিখলে তো স্যার। আমার কোনো প্রবলেমই ছিল না। হ্যালো স্যার, হ্যালো, স্যার ট্রাভেনকোরটা কোন জায়গায়? কোনটা? ট্রাভেনকোর ট্রাভেনকোর সাউথে, কেরালা। মানে 2017-তে হিউজ মানে ইয়ে হয়েছিল, মানে হ্যাঁ, অনেকগুলো হয়েছিল। যখন আমাদের এই কারেন্ট গভর্নমেন্ট এসেছিল, এনডিএ গভর্নমেন্ট, মানে এই প্রসেসটা তো চলছিল সে 63 থেকে 60 থেকে, हाँ 26 तारीख ही है। तो 17 में जब एनडीए सरकार आया था ना, तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्टन किया था। नया चीज नहीं है ये, प्रोसेस है आपका, सालों पुराना प्रोसेस है ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 1959 में। 59 का प्रोसेस है, जो चीज कंप्लीट हुआ था 2017 में। OBC डिसाइडर স্যার 2017 পর একটা হয়নি তার মানে? না না না, 8টাই ছিল, 17 তে লাস্ট, 2017 में लास्ट हुआ था। 20 তারিখে চাপ। স্যার বলছিলাম, হ্যালো হ্যাঁ বলো। স্যার ত্রাভানকোর আর কোচিন কে কি মার্জ করা হয়েছিল মানে আগে? ওটাকেই তো কেরালা করেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা এই যে জিজ্ঞেস করলি, স্টেট রিঅর্গানাইজেশন বলে ক্লাসে একটা টপিক হবে পলিটিতে, ওটাতে পড়িয়ে দেবো কি করে কোন স্টেট থেকে কি এসে, কুরুক বলেছিল, ট্রাভেনকোর ছিল, কোচি ছিল, কেরালা ছিল, কোনটা থেকে কি এসে ওটা আলাদা করে পড়িয়ে দেবো। এটা ব্যাংকের টপিক, এর মধ্যে আমি জিওগ্রাফি আর পলিটিটা ঢুকাতে চাচ্ছি। ওকে স্যার। স্যার বলো, বলছি একটা কথা ছিল, কি করতে বলছি এখানে বলছেন যে 2017-তে লাস্ট ব্যাংক মার্জড হয়েছে, তাই তো? মানে সেই শুরু হয়েছিল 1959 থেকে, 1959-এ শুরু হয়েছিল, লাস্ট হচ্ছে 2017, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো? তো বলছি স্যার তাহলে রিসেন্টলি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সাথে যে শোন, ওটা আলাদা জিনিস, এটা কি টপিকটা পর। এই এটা ব্যাংক SBI মার্জ হচ্ছে। মার্জ এন্ড অ্যাটাচড ইনটু এসবিআই। পাঞ্জাব কি এসবিআই তে ঢুকেছে? ঢোকেনি না। হ্যাঁ, এসবিআই তে মার্জ হয়েছিল যেগুলো, সেগুলোর ওটা কথা ইউবিআই ঢুকেছে, ওটা আলাদা কর্পোরেট সেক্টর। আচ্ছা এই টোটাল 8টা এটা ব্যাংক এসবিআই আছে, রিলেটেড হচ্ছে সব। ঠিক আছে। नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। अच्छा पहले ये बताओ, नेशनलाइजेशन का टोटल कितना फेज हुआ था? कटा फेज ছিল? 3 फेज, लेकिन प्रॉपर 2 फेज हुआ था। হ্যাঁ একটা 5 কোটি और 80 में, एक हुआ था 69 में और हुआ था 80 में। तो देखो ये डेट, इसको ना दीवार पे लिख दो, দেয়ালে ডেটটাকে লিখে রাখো, ডেটটা কারণ তোমাদের মনে রাখতে হবে। আজকে সব নেরোলাকে পেন্ট কিনে আনো, দেয়ালে লিখে নাও 19 জুলাই 1969। হ্যাঁ স্যার, কি কিনে আনবো? নেরোলাকের? হ্যাঁ, নেরোলাকের একটা পেন্ট কিনে দেয়ালে ডেটটা লিখে নে, না হলে মনে থাকবে না। देखो 19 जुलाई ऑफ 1969 में 14 बैंकों को मर्ज किया गया था। 14 बैंकों को मर्ज किया गया था 19 जुलाई 1969 में। लेकिन कंडीशन क्या था? मिनिमम कैपिटल 50 करोड़ होना चाहिए। अब आपको लगेगा सर 50 करोड़ तो बहुत कम है, लेकिन अब टाइम भी देखिए ना, 69 में 50 करोड़ वाज अ ह्यूज अमाउंट। तो 69 में 50 करोड़ वाले अमाउंट बैंकों को क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था। अब उन 14 बैंकों के नाम यहां से आप देख सकते हो, एक एक करके लिखा हुआ है। इट वाज इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक। ये किसी को ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है? हम जो बोल रहे सुनाई दे रहा है ना सब? यस सर, दे रहा है। ठीक है, अभी भी मुझे मैसेज आ रहा है कि सर अनम्यूट कीजिए खुद को। अरे मेरा तो अनम्यूट है वो। ওটা স্যার প্রথমের অপশনটার জন্য হচ্ছে। हो सकता है मुझे आप ही लोगों ने मुझे म्यूट कर रखा है, हो सकता है। প্রথমে একটা অপশন শো করছে ঢোকার সময়। স্যার হয়ে গেছে, নেক্সট স্লাইড। देखिए अगला क्या था? देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी। স্যার আগে তো এই যে একবার দেখাবেন স্যার, একটা বাকি আছে। सुनो, ये टॉपिक ना क्लास में क्या आपको ऐड ऑन करना है। क्लास में जैसे लिखा है आपको, उसके बीच में जो पॉइंट छूट गया है सिर्फ वो सब लिखो। স্যার আমি ওইটাই করছি। তুই শর্টকাট করবি জানি আমি।
স্যার বলো। স্যার সেন্ট্রাল হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে, চেঞ্জ করে দেন। হ্যাঁ বল সুজাতা বল। হ্যাঁ স্যার সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তো একটাই হবে, আরবিআই। হ্যাঁ সব দেশে সেন্ট্রাল ব্যাংক একটাই হয়, যে কোনো দেশ, ইন্ডিয়া বলে না, যে কোনো देश নিয়ে নে, একটা देशे একটাই सेंट्रल बैंक। इंडिया का कौन सा है? आरबीआई। चलिए लिख लीजिए, देना इंडियन, इंडियन ओवरसीज, पीएनबी, सिंडिकेट, यूको, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक। चलो चलते अगले टॉपिक पे। अगला है सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर। सर आगे पेज एक बार तुम लोग बहुत धीरे लिखते हो ना। আরে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া গুলো বিওআই লিখে দিলেই তো হয়, শর্টকাট হয়ে যাবে। शॉर्ट में लिखो ना, बीओआई, यूको, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज को आईओबी, ऐसे लिखो। चलो चलते अगले टॉपिक पे। देखो सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर। यहां भी फिर से दीवार पे लिखिए, क्या क्या लिखना दीवार पे, डेट डालिए 15 अप्रैल 1980, उसके बाद लिखिए 6 बैंक, उसके बाद लिखिए मिनिमम कैपिटल 200 करोड़। तीन चीज याद रखना है, 15 अप्रैल 1980, 6 बैंक, मिनिमम कैपिटल 200 करोड़, एंड दिस वाज सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। इसमें 6 बैंकों को किया गया था, उनका नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया। चलते अगले टॉपिक पे। यस सर। স্যার একটু দাঁড়ান স্যার, আর একটু বকেট। আরে অর্ণব, তোকে তো লিখেছি এগুলো ক্লাসে, এগুলো লিখছিস কেন? স্যার আমরা তো লিখিনি। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। चलो देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये यहाँ पे कोई कुछ बनाएगा नहीं, पहले ही बता दे रहे हैं आपको। हाँ कोई यहाँ पे कुछ नहीं बनाएगा। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं। आरती, ये सुनो, जो बनाते हैं उसका नाम दिखाई देता है यहाँ पे, अगर कोई कुछ बनाओगे ना नाम दिखेगा। तो देखो फर्स्ट बैंक दैट वाज प्योरली इंडियन, क्या था? पीएनबी। इस कहां पे खोला गया था? लाहौर में 1894 में, याद रखना पीएनबी लाहौर 1849। अगला, फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ब्रांच आउटसाइड इंडिया। काफी लोग इसका आंसर एसबीआई करके आते हैं, लेकिन द राइट आंसर इज बैंक ऑफ इंडिया, लंदन 1946। इंडिया का पहला बैंक जिसका ब्रांच किसी दूसरे देश में खोला गया था वो क्या था? बैंक ऑफ इंडिया था। कब खोला गया था? 1946 में। और कहां पे खोला गया था? इट वाज लंदन। थर्ड वन इज इंडियाज ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक।
इंडिया का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक आप सबको पता है, नहीं पता तो अभी बताएंगे, ये टॉपिक है अभी। अच्छा, जॉइंट स्टॉक का मतलब देखिए, जॉइंट स्टॉक का मतलब होता है जिसमें काफी लोगों के शेयर्स होते हैं, कुछ ए है, बी है, सी है, काफी लोगों का शेयर अगर एक बैंक में रहेगा, किसी एक चीज में रहेगा, तो उसको बोलेंगे जॉइंट स्टॉक। पहला कौन सा था? एसबीआई था, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद बैंक वाज द इंडियाज ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। और याद रखना, इंडिया का पहला बैंक जो प्योरली इंडियन था दैट वाज पीएनबी। इन दोनों में कंफ्यूज मत करके आना, क्योंकि पहले इलाहाबाद बना था, उसके बाद पीएनबी आया था। अब देखिए टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला टाइप क्या है? सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक। सेंट्रल बैंक देश में एक होता है, किसी भी देश में सेंट्रल बैंक एक होता है, दैट इज रिजर्व बैंक। अगला कमर्शियल बैंक, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक, चौथा डेवलपमेंट बैंक, पांचवा क्या है? स्पेशलाइज्ड बैंक। अब एक एक करके हम आने वाले स्लाइड में सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए, कमर्शियल को मेनली आप तीन भागों में बांट सकते हो, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन। वैसे ही स्पेशलाइज में मेनली तीन टाइप है, नबार्ड, सिडबी, एक्सिम। वैसे इन तीनों को बैंक नहीं बोला जाता, इन तीनों का नाम क्या है बोलिए आप लोग? इन तीनों को हम टेक्निकली बैंक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इन तीनों को? रेगुलेट किया। हाँ, रेगुलेट करता है, लेकिन नाम क्या है इसका? परफेक्ट नाम चाहिए मुझे। रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी, इन तीनों को बोला जाता है रेगुलेटरी बॉडी। आरबीआई भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। बैंक तो हम लोग बोल देते हैं बोलचाल में, लेकिन इनको बैंक नहीं बोला जाता। दे आर रेगुलेटरी बॉडीज जो बैंकों को रेगुलेट करेंगे। चलते अगले टॉपिक पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिखना बाद में लिख लेना, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखने में टाइम लगा दोगे आप लोग। স্যার আপনি পিডিএফটা গ্রুপে দেবেন তো, কারণ কি হ্যাঁ, মাঝে দেবো তো। কয়েকটা লাইন ওটা- আমার ইয়ে হয়ে গেছে, মিস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, পিডিএফ দিতে টাইম লাগবে, বিকাল অবধি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে। अगला देखो, बैंकों को आप मेनली दो तरीके से बांट सकते हो। ये क्या था? ये अलग टाइप थे। ये क्या इनके फंक्शन के हिसाब से है, किस बैंक का क्या काम है। सेंट्रल बैंक का फंक्शन अलग है, कमर्शियल का काम अलग है, कोऑपरेटिव का काम कुछ और है, डेवलपमेंट का काम कुछ और है, और स्पेशलाइज्ड का काम अलग है। अब एक तरीका है बैंकों को बांटने का, दैट इज शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। ये कुछ नहीं है, शेड्यूल्ड वो है जो आरबीआई एक्ट 1934 में इसका जो सेकंड शेड्यूल है उसमें बताया गया है। शेड्यूल्ड बैंक याद रखना, दे वर लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अगर लिस्ट किया है तो शेड्यूल बैंक है, अगर लिस्ट नहीं किया है तो नॉन शेड्यूल बैंक है। अब लिस्ट किया है तो इसका फायदा भी मिलेगा, ये लोग आरबीआई से पैसा ले सकते हैं, दे कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स कैन नॉट। तीसरा पॉइंट, मिनिमम पेड अप कैपिटल। मिनिमम पेड अप कैपिटल दैट इज 5 लाख। और इनका क्या है, क्योंकि ये आरबीआई के गाइडलाइंस के अंदर तो आते ही नहीं है, तो लिस्टेड है ही नहीं ना, तो इनके लिए क्या मिनिमम क्या ही मैक्सिमम, इनके लिए पूरा छूट है। अच्छा, पेड अप कैपिटल का मतलब कौन बताएगा? जल्दी से बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेड अप कैपिटल? ওই স্যার ন্যাশনালাইজেশনের সময় যেমন 50 কোটি দিয়ে পরে ওই দিচ্ছিল, মানে ওই রকম আরবিআই এর কাছ থেকে মানে লেনদেনের জন্য। স্যার শেয়ার হোল্ডারদের কাছ স্যার, থেকে যে minimum paid up capital। रुको रुको रुको, सब रुको। शेयर होल्डर वाला কে বলছে বলো? স্যার শেয়ার হোল্ডারের কাছ থেকে যেটা পায় আর কি, ওটাই মানে एकदम एकदम एकदम। शेयर होल्डर से आप जितना पैसा ले सकते हो दैट इज पेड अप कैपिटल। अच्छा, आंसरটা কি অর্ণব দিলি তো? হ্যাঁ স্যার, অর্ণব। अच्छा, वीडियो ऑफ ছিল तो वीडियो ऑफ থাকলে দেখা যায় না। सुनो, पेड अप कैपिटल का मतलब है शेयर होल्डर से आप जो पैसा ले सकते हो दैट इज पेड अप कैपिटल। इनका मिनिमम आपको 5 लाख लेना है, और ये क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस में ही नहीं आते, इनको पूरा छूट है। चलता अगले टॉपिक पे, सेंट्रल बैंक। तो देखो कुछ नहीं है, सेंट्रल बैंक इंडिया के केस में क्या है, आरबीआई है।
आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया। आरबीआई के डिटेल चैप्टर वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, आरबीआई के लिए अलग से ही चैप्टर है। तो देखिए पहला टाइप कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक का भी 3 टाइप है, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन। पहले ये देख लीजिए कमर्शियल बैंक होता क्या है। कमर्शियल बैंक वो होता है जिनको रेगुलेट और मैनेज किया जाता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1949। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1949 के तहत इनको मैनेज किया जाता है। एक चीज याद रखना, इंडिया में बैंकों को आप इन 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। अगर बैंक इन 3 कैटेगरी में आता है सो दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस अंडर दिस। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में जो भी गाइडलाइंस है, छोटा ज्यादा कम ज्यादा जो भी गाइडलाइंस है, अच्छा बुरा जो भी है, सबको फॉलो करना होगा इफ दे आर कमर्शियल बैंक। जैसे कमर्शियल बैंक में एसबीआई हो गया, कुछ फॉरेन बैंक आ गए, एचएसबीसी, अमेरिकन बैंक, सबको पंजाब नेशनल बैंक, सब जो बैंक आप लोग देखते हो ना चारों तरफ, वो सारे कमर्शियल बैंक ही देखते हो आप लोग। प्राइवेट बैंक हो गया एचडीएफसी, एक्सिस, वो सारे बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट फॉलो करना ही होगा। दैट इज कंपलसरी फॉर देम, वॉलंटरी नहीं है, इट इज कंपलसरी फॉर देम। अब क्या पढ़ेंगे, तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक। देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक वो होता है जिनमें मेजोरिटी ऑफ स्टेक इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई। मेजोरिटी जो स्टेक होता है ना, वो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा या फिर आरबीआई के पास रहेगा। इनको बोलेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। अब मेजोरिटी का मतलब क्या है याद रखना, 50% से ज्यादा, मोर देन 50%। मोर देन है, ठीक है। अगर इक्वल टू हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। इट्स नॉट इक्वल टू, इट्स ऑलवेज मोर देन 50%, या फिर इसको मोर देन और इक्वल टू 51% ऐसा भी कह सकते हो। इसके एग्जांपल क्या है, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक। अगला प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसमें जो चीज 51% उसमें क्या था, पब्लिक सेक्टर में 51% क्या था, गवर्नमेंट या आरबीआई के अंडर था। इसमें 51% क्या है, प्राइवेट एंटिटी के पास रहेगा, जो प्राइवेट इंडिविजुअल से ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास रहेगा, और कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्या था, सरकार या आरबीआई से, वेदर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक की মানে आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो करे ना। हाँ करबे, आरबीआई तो बहुत दूर का बात बोल दे, इनको बैंकिंग रेगुलेशन भी फॉलो करना होता है। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में जो लिखा है ये भी फॉलो करना होता है, मैंडेटरी है। अगर नहीं फॉलो करेंगे पहले क्या है, फाइन चढ़ा दिया जाएगा। बार बार अगर ये लोग बात नहीं मानेंगे तो इनसे बैंकिंग लाइसेंस ले लिया जाता है। ओके सर। तो दैट इसमें क्या है, 51% और मोर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें 51% और मोर अंडर प्राइवेट एंटिटी। इसका एग्जांपल एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। थर्ड वन इज फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक में क्या होता है, इसको अच्छे से समझिए। मान लीजिए ये क्या है, इंडिया है, दिस इज इंडिया एंड दिस इज अ फॉरेन कंट्री, कोई सा भी फॉरेन देश है ये। तो मान लो इस देश का कोई बैंक है, फॉर एग्जांपल एसबीआई। एसबीआई इंडिया के लिए क्या है, नेशनल बैंक है। एसबीआई अगर इस देश में ब्रांच खोलेगा तो इस देश के लिए एसबीआई क्या होगा, फॉरेन बैंक होगा। सिमिलरली इस देश का कोई ब्रांच, कोई सा भी देश है XYZ, सर स्विस बैंक। स्विस बैंक, हाँ स्विस बैंक का कंसेप्ट अलग होता है, उसको इसमें मत डालिए। सुनो ये चीज पहले, XYZ कोई देश है, इनके पास बैंक है, कोई बैंक है, मान लो कोई सा भी अमेरिकन बैंक है। अमेरिकन बैंक इनके लिए क्या है, नेशनल बैंक है। यही जब इंडिया में आएगा ये क्या हो जाएगा, फॉरेन बैंक। जैसे एचएसबीसी हो गया अमेरिकन बैंक, यूएस के लिए ये क्या है, नेशनल बैंक है। इंडिया के लिए क्या है, फॉरेन बैंक है। सिटी बैंक, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड, ऐसे काफी सारे बैंक जिनका ब्रांच इंडिया में होगा, इंडिया के लिए नेशनल बैंक होगा, वो फॉरेन बैंक होगा। तो डेफिनेशन देखिए, दिस बैंक्स आर रेजिस्टर्ड। सर বলছি ফরেন ব্যাংকস গুলো কি আমাদের ইন্ডিয়ার মানে আরবিআই এর গাইডলাইনস কি মানে ফলো করে কি না? করতে হবে, तभी बैंक का लाइसेंस मिलेगा। देश उनको, एक बात बोलिए, अगर आप उस देश में मान लो फॉरेन बैंक इंडिया में काम करना चाहता है और आरबीआई के गाइडलाइंस से ही काम नहीं करेगा तो आरबीआई क्यों काम करने देगा, है कि नहीं?
RBI का गाइडलाइंस, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1949, दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, अदरवाइज उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर आपको लाइसेंस चाहिए, यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, इट इज कंपल्सरी। ओके सर। तो देखो फॉरेन बैंक में these banks are registered होगा and headquartered in a foreign country but operate their branches in our country। तो एग्जांपल HSBC, सिटी, अमेरिकन, ये सब हो गया। चलते अगले टॉपिक पे, कोऑपरेटिव बैंक। व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? बोलो, कौन बोलेगा? क्लास में ये बात बहुत बार बोल दिया हम। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? बोलिए, व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? समवाय समिति। वाह, मतलब आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आप क्या कहते, उसका बंगाली हिंदी ट्रांसलेट करके बोल दीजिए, हो गया, है ना? মানে বোঝার জন্য বলছি। व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? बोलो। ওই একটা সোসাইটিতে কিছু জন মিলে যদি অর্গানাইজেশন যেখানে সবাই মানে এসে তাদের ইকোনমিক ইন্টারেস্টটা মানে আর কি দেখায়। মানে স্যার যেখানে মানে সমাজ নিয়ে চলবে ওইটাই তো। हाँ, तुम लोग मतलब आता है तुम लोग को, लेकिन सोच नहीं पा रहे हो कि बोले क्या। হ্যাঁ মানে বলতে পারছি না, বুঝতে পারছি ওইটাই। बोलते पारছো ना, बुझते पारছো। শোনো, বলা শেখাচ্ছি তাহলে দেখো। सर सोशल कल्चर को फॉलो करता है। देखो सबसे पहले आपको जानना होगा व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है, मान लो आप में से कुछ लोग एक साथ आ रहे हो, कोई आप में से 10 स्टूडेंट है, एक साथ आ गए, एक ग्रुप बना लिए। अब आप लोग किसी भी चीज के लिए कुछ करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग क्या है कि गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, या फिर जो होमलेस है उनके लिए कुछ करना चाहते हो, या फिर गाँव जाके बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, किसी कोई भी काम कर सकते हो। तो आप लोग क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाओगे। आप लोग क्या कहलाओगे? आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब एक सोसाइटी जिसमें काफी लोग होंगे, एक सोसाइटी जिसमें काफी लोग होंगे और कॉमन इंटरेस्ट के साथ वो लोग काम करेंगे, वो कहलाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मान लो यही सोसाइटी अगर बैंकिंग बिजनेस में आना चाहे, हो सकता नहीं ये लोग बैंकिंग में आना चाहता है कि नहीं? अब मान लो ये सोसाइटी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में आना चाहता है, तब ये सोसाइटी कहलाएगा कोऑपरेटिव बैंक। वही सोसाइटी कहलाएगा कोऑपरेटिव बैंक। तो ये डेफिनेशन देखिए, व्हेन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेजेस इटसेल्फ इन बैंकिंग बिजनेस इट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक। यही कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी एक साथ काम करने वाले लोग अगर बैंकिंग बिजनेस में आना चाहे तो ये कहलाएंगे कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, द सोसाइटी हैज टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा और आरबीआई का एक एक गाइडलाइंस फॉलो करना होगा। आरबीआई का जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होगा और आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा इनको। बुझले जिनिसटा? हाँ सर बुझेছি। यस सर। इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, थोड़ा सा अलग होता है बाकियों से। देखिए होता क्या है, आप इसको 3 लेवल पे बांट सकते हो। पहला होता है स्टेट लेवल, फर्स्ट वन इज स्टेट लेवल, सेकंड वन इज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड थर्ड वन इज प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। तो देखो ये स्टेट मतलब कौन सा स्टेट है, ये जो अपना जो वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, केरला हो गया, ये वाला स्टेट का बात हो रहा है। अब मान लो कोई सा भी एक स्टेट है, स्टेट में गांव गांव में कोऑपरेटिव बैंक होंगे, है कि नहीं? बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक है स्टेट में। अब एक स्टेट को आप किस तरीके से बांट सकते हो? पहला डिवीजन क्या होता है स्टेट का? डिस्ट्रिक्ट होता है ना? ये मान लो डिस्ट्रिक्ट हिसाब से बांट लिया। अच्छा डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो स्टेट है, स्टेट को आप लोग डिस्ट्रिक्ट हिसाब से बांट लिए। इस स्टेट में 5 डिस्ट्रिक्ट, 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट है। अब एक स्टेट का एक हेड ब्रांच होगा। मान लो वेस्ट बंगाल में कोऑपरेटिव बैंक है, तो वेस्ट बंगाल के जितने भी कोऑपरेटिव ब्रांच है सबका एक हेड ब्रांच होगा, है कि नहीं? तो उन हेड ब्रांचों का जो उन सारे ब्रांचों का जो हेड होता है वो होता है स्टेट कैपिटल में होता है। वेस्ट बंगाल का कहां पे है? कोलकाता में है। तो कोलकाता वाला जो ब्रांच है वो कहलाएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। जो कोलकाता वाला ब्रांच है दैट विल बी नोन एज स्टेट कोऑपरेटिव
ব্যাংক। এটাতে ডাউট আছে কারোর? किसको डाउट है इसमें? প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে হ্যাঁ কি স্যার আরেকবার বলবেন স্যার। अच्छा अच्छा बता रहे, देखो जैसे मान लो एक रैंडमली कोई सी भी स्टेट है, कोई सा भी राज्य है, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट मान लो। अब देखो कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है ना, नेशनल लेवल पे नहीं होता है। अगर आप बोलो कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पे होता है। बंगाल का अलग है, बिहार का होगा, यूपी का होगा, आंध्र प्रदेश का होगा। तो स्टेट का जो हेड होता है, स्टेट का जो एकमात्र हेड ब्रांच होगा वो नॉर्मली स्टेट कैपिटल में होगा। फॉर वेस्ट बंगाल इट विल बी कोलकाता। तो कोलकाता का जो ब्रांच है ना, जो स्टेट का हेड है, वो कहलाएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये क्या है? एपेक्स बॉडी। एपेक्स मतलब हाईएस्ट लेवल फॉर ऑल कोऑपरेटिव बैंक इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। एक एक स्टेट में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कितना होगा बताइए? हर स्टेट में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कितना होता है? 1 एक ही होता है। सिर्फ एक होगा। वो एक कहां पे होता है? नॉर्मली स्टेट का जो कैपिटल है वहां पे होगा। স্টেট का ক্যাপিটাল হতো वहां पे। जी जी। স্যার এটাই কি গ্রামীণ ব্যাংক? ওটা আলাদা, গ্রামীণ ব্যাংক আলাদা। বলছি স্যার বর্ধমান সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক তাহলে কোন কোন লেভেলের? ডিস্ট্রিক্ট লেভেল না স্টেট লেভেল? ডিস্ট্রিক্ট লেভেল। বর্ধমানে যে তোরা বর্ধমানে ব্যাংকটা দেখেছিস কিনা জানি না, ওই যে জিটি রোডটা আছে, পার্সন গেটের সামনে যেটা বড় করে লেখা আছে সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক। আমার পুরো একটা ব্রাঞ্চ শাখা আছে। হ্যাঁ স্যার আমি দেখেছিলাম। রাস্তায় যেতে গিয়ে শোন বলছি, কলকাতা যেতে গিয়ে লেফট সাইডে পড়ে বড় করে লেখা আছে সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক বর্ধমান डिस्ट्रिक्ट। এরকম করে লেখা আছে सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। অনেক বড় ব্রাঞ্চটা। वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेड है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये 5 स्टेट डिस्ट्रिक्ट हो गए ना। अब सब डिस्ट्रिक्ट का अपना भी एक हेड ब्रांच होगा, है कि नहीं? सब डिस्ट्रिक्ट अपना हेड ब्रांच होगा। तो वो जो हेड ब्रांच है उसको बोलेंगे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये सेंट्रल को ना देश वाला सेंट्रल से कंफ्यूज मत कर देना। दिस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज द डिस्ट्रिक्ट हेड। डिस्ट्रिक्ट का जो हेड ब्रांच है उसको बोला जाता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये हर डिस्ट्रिक्ट में कितना होगा? एक होगा। अब इसके भी नीचे लेवल पे आ जाए। डिस्ट्रिक्ट को क्या छोटे छोटे गांव में बांट सकते हो, विलेज हो गए, है ना, विलेज वगैरह में बांट लिए इसको। अब जितना भी विलेज वगैरह होता है, छोटे छोटे गांव हो गए, सेमी अर्बन एरिया हो गए, उनमें क्या होता है? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। उनमें होगा प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, दैट इज विलेज और टाउन लेवल। तो মনে রাখবে ভিলেজ আর টাউন লেভেলে হলে প্রাইমারি ক্রেডিট সোসাইটিজ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और स्टेट लेवल पे हुआ तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट वाला क्या होता है? हेड होता है। और कोऑपरेटिव बैंक का कोई नेशनल या ऑल इंडिया ब्रांच नहीं होता। याद रखना इस चीज को, कोऑपरेटिव बैंक का कोई ऑल इंडिया ब्रांच नहीं होगा। স্যার এটা কি পুরোটাই সরকারের আন্ডারে? হ্যাঁ কোঅপারেটিভ সরকারি তো। আরে একটা জিনিস গ্রামে গ্রামে কে যাবে? জিনিসটা বুঝে নিবি। विलेज और टाउन लेवल पे है ना, कौन जाएगा गांव पे? एचएसबीसी जाएगा? नहीं जाएगा। एक्सिस कभी नहीं जाएगा। फॉरेन बैंक जाएंगे? नहीं जाएगा ना। तो अगर गांव गांव पे है तो वो सरकारी बैंक ही है, तभी वो गांव पे जा रहा है, नहीं तो नहीं जाएगा ना। अगला देखो स्पेशलाइज्ड बैंक। देखो इंडिया में क्या है कि काफी सारे जो भी एक्टिविटीज है ना, काफी हिस्सों में बटा हुआ है। एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद इंडस्ट्री हो गया, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को चलाना हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। तो सबके लिए क्या है? अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज है। तो उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। बेसिकली 3 के बारे में आपने पढ़ना है। एक्जिम, उसके बाद नाबार्ड, उसके बाद सिडबी। इन तीनों के बारे में आपको मेनली पढ़ना है। सबसे पहला एक्जिम बैंक, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए इसके एस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1982। इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। अब यहां से आप एक चीज देख रहे हो, 80 में इसको लिया गया था। इसके बाद आपका सिडबी है 1990 में लिया गया था।
इसके बाद क्या है, नबार्ड है 1982 में लिया गया था। तो कारण क्या है इसका कि धीरे धीरे ये सब बैंक तो पहले भी आ सकते थे ना, आजादी के बाद भी आ सकते थे, 1950s में आ सकते थे, 60s में आ सकते थे, 70s में आ सकता था, 80s में ही क्यों, क्या कारण है इसका? कुछ तो कारण होगा ना 80s में आने का, बोलिए। सर ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हुआ होगा शायद। बिल्कुल, देखिए ग्लोबलाइजेशन तो हो ही रहा था, हुआ क्या था, ये सब काम पहले आरबीआई संभालता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, नबार्ड का जो भी काम है, सिडबी का है, ये सब पहले आरबीआई संभालता था। अब धीरे धीरे जब इंडिया का बिजनेस बढ़ता गया, बिजनेस ग्रो करता गया, ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया, तो क्या है, आरबीआई इतना प्रेशर ले पाएगा? भी नहीं ले पाएगा ना आरबीआई इतना प्रेशर। तो आरबीआई क्या, सबके लिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज बनाने लग गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक्सिम बैंक बना दिया, उसके बाद सिडबी बना दिया, उसके बाद नबार्ड बना दिया। इसलिए आप इनका डेट नोटिस करोगे ना, 1982, 1982। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको कहाँ पूछा जाएगा, पीयू का जो इंटरव्यू होता है ना, वहां पे ये सब पूछा जाता है। व्हेन उनको कोई मतलब नहीं है कब बना था, ये कोई भी याद कर सकता है, 10 दिन पढ़ोगे ना तो वैसे रट्टा लग जाता है कौन सा चीज कब बना था। पीओ बनने के लिए आपको क्या चाहिए, व्हाई का आंसर पता होना चाहिए। यू शुड नो व्हाई, क्यों बना था, कब बना था, कैसे बना था, ये सबको पता है। क्यों बना था, इसका अगर आंसर है ना आपके पास, तभी आप पीओ के इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। आप एक क्या कहते हैं, आप डिसीजन मेकिंग वाले चीज में जाना चाहते हो ना, आप पीओ बनोगे, कल को बैंक के मेजर डिसीजन लोगे आप, अब आपको पता ही नहीं है कि बैंक बनाई क्यों था, बैंकों को नेशनलाइज क्यों किया गया था, एक्सिम 80s में एक्सिम क्यों आया था, 50s में क्यों नहीं। तो ये व्हाई वाला आंसर जो है आपके पास होना चाहिए, क्यों हुआ था। चलते अगले टॉपिक पे, अगला नहीं एक्सिम होगा। देखिए एक्सिम का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई। एक्सिम का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में। इसका फंक्शन क्या है, ग्रांट लोन टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को लोन देगा। अगला चीज, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेशनल मार्केट, रिस्क इन्वॉल्व इन इट एंड द कॉम्पिटिशन टू बी फेस्ड। पहला पॉइंट आप सबको समझ आ गया होगा, ग्रांट्स लोन टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, जो भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर है उनको लोन देगा। अगला पॉइंट, प्रोवाइड्स लोन अबाउट इंटरनेशनल मार्केट, रिस्क इन्वॉल्व एंड कॉम्पिटिशन टू बी फेस्ड। इसका क्या मतलब है, आपको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। मान लो ये क्या है, अर्थ है, दिस वन इज इक्वेटर। इसके ऊपर का हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। ये चीज सबको पता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे भी ठंड है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी क्या है, समर चल रहा है। यहाँ पे विंटर है तो यहाँ पे समर है, और यहाँ पे विंटर है तो यहाँ पे समर है। ये सबको पता है ना ये सब चीज। तो देखो, मान लो आपको स्वेटर एक्सपोर्ट करना है, सपोज यू वांट टू एक्सपोर्ट स्वेटर। आपका स्वेटर का बिजनेस है, ये जैकेट का बिजनेस है, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, और इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर बैठे ऑस्ट्रेलिया। तो आप एक बात बोलो, नवंबर दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में अगर स्वेटर एक्सपोर्ट करोगे तो खरीदेगा कोई आपका स्वेटर? ये ठंड के कपड़े कोई खरीदेगा आपको? हाँ या ना? नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना। ये तो बस एक एग्जांपल था, यही काम है एक्सिम बैंक का, कौन से देश में किस टाइम पे क्या भेजना चाहिए, ये सब भी आपको ये बैंक बताएगा। मान लो आप लोग यूएस में जैसे गारमेंट्स भेजना चाहते हो, आपका मान लो टी शर्ट का बिजनेस है, उसको आप यूएस भेजना चाहते हो। अब यूएस का जो मार्केट है ना, वहां पे काफी अच्छे अच्छे ब्रांडेड टी शर्ट मिलते हैं, तो आपको उनके साथ कंपटीशन लगा के टी शर्ट भेजना होगा। ऐसा तो नहीं आप यहाँ पे जो यहाँ पे 100 पे बिकते उसको यूएस भेज दोगे, वहां के लोग खरीदेंगे उसको, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो आपको उस लेवल का भेजना होगा। यही सब एक्सिम बैंक का काम, कहाँ पे भेजना होगा, कैसे भेजना होगा, क्वालिटी कैसा होना चाहिए, वहां पे कंपटीशन कैसा है, किस टाइम पे भेजना चाहिए, ये है एक्सिम बैंक का काम। अगला सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1990। इसका हेडक्वार्टर काफी यूनिक है, दैट इज लखनऊ। एक चीज देखिए, सिडबी ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सिडबी का जो जुडिस्डिक्शन है ना, वो किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास नहीं है। ये क्वेश्चन
पहले आ चुके एग्जाम में और सब बच्चों ने आंसर दिया था आरबीआई, आंसर गलत था। इसका जुरिस्डिक्शन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखिए सिडबी का मेन काम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ सिडबी? दे प्रमोट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे किसको? डेवलपमेंट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया उनको उनके डेवलपमेंट के लिए क्या देगा? फाइनेंशियल सपोर्ट देगा और उनको प्रमोट करेगा। अब सिडबी है क्या? व्हाट इज सिडबी? इट इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी। सिडबी क्या है? मेन रेगुलेटरी बॉडी है लाइसेंस देने के लिए। लाइसेंस किसको देता है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज इन फाइनेंशियल कंपनीज। जो भी छोटे मोटे फाइनेंशियल कंपनी होते हैं ना, वो अगर इंडस्ट्री रिलेटेड से है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो अगर इंडस्ट्री रिलेटेड से है तो उनको लाइसेंस कौन देगा? सिडबी देगा। डाउट है किसी को इन दोनों में, एक्जिम और सिडबी में? डाउट हो तभी बोलो। नो सर। नो सर। नहीं है ना? ठीक है, हाँ बोलिए, कौन क्या बोल रहा था? सिडबी, अरे सिडबी रेगुलेटरी बॉडी है, बैंक नहीं है, इसका एग्जांपल नहीं आता। सिडबी का काम है, अगर हम पूछे आपको आरबीआई का एग्जांपल है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा दुनिया में? अगर बता रहे, सुनो, अगर हम आपको पूछे गिव मी एग्जांपल ऑफ आरबीआई, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा दुनिया में? नहीं होता है ना। आरबीआई का काम क्या है? रेगुलेट करना। आरबीआई का काम है रेगुलेट करना। सिडबी का भी काम क्या है? रेगुलेट करना। ये सब क्या है? रेगुलेटरी बॉडीज है, इनका काम ही है। স্যার এখানে বলেছেন যে সিডবি ইজ অপারেটেড বাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, সব রেগুলেটরি বডি তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রেগুলেট করছে না? और है, किंतु सीडबी आगे आरबीआई का से ছিল। पहले सीडबी आरबीआई के अंडर था, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हो गया। ये चीज काफी लोग को पता नहीं है ना, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया था। पहले सीडबी का जो कंट्रोल था दैट वाज अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीडबी नबार्ड दोनों था। रेगुलेटर कौन था इसका? पहले आरबीआई हुआ करता था, अभी चेंज हुआ है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका पूरा कंट्रोल ले लिया है, इसलिए ये क्वेश्चन बना है। अगर पहले से होता तो क्वेश्चन में आता। हाँ बोलिए। आरबीआई से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों मिल गया? गवर्नमेंट इंडिया ने लिया है क्योंकि सरकार को लगता है, देखिए सरकार कौन होता है? सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो सरकार है ना, गवर्नमेंट है, वो कौन है? हमारे चुने हुए लोग है ना। यस सर। जो गवर्नमेंट है, ये स्टेट हो या ब्लैंक है, देखो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट हो या यूनियन, गवर्नमेंट कौन है? हमारे चुने हुए लोग है। यस सर। तो हम लोग क्या चाहेंगे? देश को कौन चलाए? हमारे चुने हुए लोग चलाए, है कि नहीं? जी सर। लेकिन आरबीआई को आप लोग चुनते हो? नहीं चुनते। वो लोग अपने से, हाँ आरबीआई वाले भी नॉलेज वाले होते हैं, नो डाउट, उनके पास भी काफी एक्सपीरियंस होता है, सालों साल का नॉलेज होता है, लेकिन ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग है वो किसके पास होना चाहिए? सरकार के पास। क्यों? सरकार को आपने चुन के भेजा है, तो आपके ऊपर जो रेगुलेट करेगा उसके ऊपर जो उसका जो रेगुलेटरी है वो भी हम ही लोग का चुना हुआ होना चाहिए, है ना? ये पॉइंट, और कुछ नहीं। अच्छा ये चीज याद रखना, पहले आरबीआई हुआ करता था, पहले इनका रेगुलेटरी आरबीआई हुआ करता था, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। স্যার ये तो अच्छा हुआ স্যার। স্যার সবগুলো নিয়ে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হয়ে গেছে, মানে যেমন হ্যাঁ রেগুলেটরি বডি এখন সরকারের আন্ডারেই আছে। হ্যাঁ क्या अच्छा हुआ बोलिए? ওইটাই তো, যে মানে আগে আরবিআই এর ছিল, এখন মানে আমরা মানে সরকারের উপর চলে এলো। হ্যাঁ খুব ভালো কথা, এটা ভালো হয়েছে। अगला देखो, नबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई। अगेन नबार्ड इज, ये आईडी नहीं इज होगा, ये नबार्ड क्या है? एपेक्स बॉडी, यानी हाईएस्ट बॉडी है फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। याद रखना आरआरबीस। आरआरबी को रेगुलेट कौन करता है? नबार्ड करेगा, नॉट आरबीआई। याद रखना, आरबीआई को रेगुलेट करता है नबार्ड, आरबीआई नहीं करता इनको रेगुलेट। अगेन इट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस व्हिच इज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका एम क्या है? नबार्ड क्या है? इंडिया स्पेशलाइज्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो फंक्शन है ना, ये आपको अलग से याद नहीं रखना, फुल फॉर्म याद रखो, वहीं से फंक्शन याद होगा। फुल फॉर्म में देखिए क्या है? एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है,
अभी भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, ये लोग कहाँ थे इतने देर? देखो एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है, एग्रीकल्चर पे रिलेटेड कुछ करेंगे ये लोग, रूरल डेवलपमेंट करेंगे। सेम चीज सिडबी में भी है, इसका फुल फॉर्म में लिखा हुआ है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। मतलब क्या है इसका फंक्शन में, स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड ही कुछ होगा, तो फंक्शन आपको अलग से नहीं पढ़ना है, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, वही आपका फंक्शन है। तो देखिए नाबार्ड में क्या है, अगेन नाबार्ड इज द इंडिया स्पेशलाइज्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंडिया का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो भी एग्रीकलचर रिलेटेड अगर किसी को लोन वगैरह चाहिए, या फिर रूरल डेवलपमेंट एकदम गांव में चाहिए, उनके लिए नाबार्ड है। एक चीज याद रखना, ये जो आरआरबी है ना, रीजनल रूरल बैंक, ये आपको शहरों में नहीं दिखेंगे कभी भी, नाम ही है ना रूरल बैंक। आरआरबी का जो एग्जाम देते हो आप लोग, आरआरबी का जो एग्जाम है दैट इज पीओ एंड क्लर्क, ये सब देके आपको शहरों में पोस्टिंग नहीं मिलेगा। ये सब बैंक है रूरल एरियाज में रहता है ये सब बैंक, तो आपको किसी गांव हो गया, सेमी अर्बन एरिया हो गया, वहां पे आपको भेजा जाएगा अगर आप आरआरबी से ज्वाइन करते हो। यहाँ हेडक्वार्टर से क्वेश्चन याद रखना, मान लो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए ना, कुछ भी एक सर्टेन बैंक, मान लो सिडबी दिया हुआ है, मान लो पूछ लिया सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आंसर है लखनऊ, सबको पता है। लेकिन एक चीज याद रखना, क्योंकि बैंकों का हेड ऑफिस, ज्यादातर बैंकों का हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में है ना। तो काफी बच्चे हैं आप में से जिन्होंने ये हैबिट लगा रखा है कि मुंबई तुक्का मार देंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो उसका हेड ऑफिस मुंबई नहीं है, मुंबई होता तो वो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ऑप्शन में मुंबई भी रहेगा, याद रखना ये चीज। तो आपको वही चीज दिया जाएगा जिसका हेड ऑफिस मुंबई नहीं है और ऑप्शन में मुंबई रहेगा, तो उसको मुंबई करके नहीं आना है। अगर नहीं पता तो छोड़ देना, लेकिन मुंबई नहीं करना आपने, एक नंबर कटेगा वहां से आपका। ये सब ठीक होता है, एग्जामिनर ये सब यूज करके आपके नंबर काटते हैं। अगला है पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक में क्या है, ये कंसेप्ट ज्यादा पुराना है नहीं, काफी नया कंसेप्ट है ये, अराउंड 2015-16 में कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। 2015-16 में पेमेंट बैंक का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। तो देखिए पेमेंट बैंक के कुछ कंडीशंस है, दैट इज मिनिमम कैपिटल मस्ट बी 100 करोड़, 100 करोड़ से नीचे कैपिटल नहीं होना चाहिए। अगला चीज, इनको स्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमेटी, ये नाम भी लिख लीजिए दीवार पे, ये पता होना चाहिए आपको। नचिकेत मोर कमेटी ने स्टेब्लिश किया था, इन्होंने नहीं किया था, इनके रिकमेंडेशन पे स्टेब्लिश हुआ था। अगला रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, इनका जो डिपॉजिट है ना दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। अभी क्या है, 2 लाख पर कस्टमर, एक कस्टमर 2 लाख का ही डिपॉजिट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आने वाले टाइम पे हो सकता है बढ़ जाइए और बढ़ेगा भी, पहले था इसका 1 लाख, पहला था 1 लाख पर कस्टमर था, जो अभी हो गया है 2 लाख पर कस्टमर, हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको और ज्यादा दिखे। तीसरा चीज, कैन नॉट इश्यू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन नॉट इश्यू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो देता ही नहीं है, कभी सुना आपने पेटीएम का क्रेडिट कार्ड? नहीं सुना है ना, नहीं होता वैसा। अब एक चीज देखिए, कैन नॉट इश्यू लोन्स, लेकिन जिसका भी यहाँ पे पेटीएम अकाउंट है, जो भी पेटीएम यूज करते हो, पूरा दिन मैसेज आता रहता है ना कि लोन दीजिए, लोन देंगे हम लोग आपको, सस्ते में लोन देंगे, आता है कि नहीं ऐसा मैसेज? तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोन नहीं दे सकते, फिर भी पेटीएम आपको मैसेज करता है लोन लेने के लिए, वो चीज कैसे होता है, कौन बताएगा? सर उसमें थर्ड बैंकिंग अटैच होती है, मतलब पेटीएम के अंदर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है, कोई दूसरा बैंक है, लोन आपको वो दे रहा है, पेटीएम जो है इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है। पेटीएम आपको जो लोन दे रहा है वो दूसरे बैंक से लेके दे रहा है। मान लो ये हो आप, ये आप हो, ये है जो लोन लेने वाला बैंक, बीच में है पेटीएम। तो पेटीएम इनसे पैसा लेगा, फिर पैसे आपको देगा, फिर आप जो लोन चुकाओगे पेटीएम आपसे लेगा, फिर इनको पैसे देगा। पेटीएम इंटरमीडिएरी का काम करे, पेटीएम को लोन देने का फैसिलिटी नहीं मिला हुआ है अब तक। और याद कर रखना, ये लोग क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, बट दे कैन इशू एटीएम कार्ड्स। सबको पता है पेटीएम के एटीएम कार्ड आता है, एयरटेल बैंक का भी आता
হ্যাঁ স্যার আমি শুনেছি স্যার। হ্যাঁ কি আছে তোমার কাছে? স্যার এটিএম কার্ড থাকে স্যার, এটিএম কার্ড দিয়ে মানে ভার্চুয়াল ডেবিট কার্ড দেয়। কি ভার্চুয়াল ডেবিট কার্ড? डेबिट कार्ड है देय तो डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड ये तो देता है, क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। अच्छा लास्ट पॉइंट याद रखना, इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इंडिया का पहला पेमेंट बैंक क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम नहीं है। एयरटेल पेमेंट में वो कब आया था? 2017 में आया था। अगला पॉइंट एक्टिव पेमेंट्स बैंक। ये 6 नाम तो आपको याद होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि सिर्फ 6 है, ज्यादा नहीं है। एक्टिव पेमेंट बैंक, देखिए पेमेंट बैंक ना बहुत आते गए जाते गए, काफी सारे आए थे। कुछ लोग को लाइसेंस मिला, कुछ लोग को लाइसेंस ले लिया गया, कुछ लोग चला नहीं पाए। तो अभी करंट ही 6 एक्टिव है, इनका नाम याद रखना, एयरटेल, जियो, पेटीएम, फिनो, इंडिया पोस्ट एंड एनएसडीएल। अच्छा एक बात बोलो, ये जो फोन पे है ये क्या है? बैंक है ये? फोन पे क्या है? बैंक है क्या? না স্যার ওইগুলো টাকা পাঠাবার ইউপিআই है क्या? एग्जैक्टली फोन पे क्या है? ट्रांजैक्शन सिस्टम है कुछ। ट्रांजैक्शन मीडियम चेकिंग अरेंजमेंट एक वर्ड है इसके लिए, एक वर्ड है, वो क्या है? सर वॉलेट। फोन पे इज अ वॉलेट। फोन पे इज अ वॉलेट दैट इज ऑनलाइन। फोन पे क्या है? ऑनलाइन वॉलेट। जैसे आप लोग वॉलेट नहीं रखते, आप लोग पैसा रखते हो, মানে অফলাইনে ক্লাস করতে পেছি না বলে ওটা একটা সেশন লিংক। আচ্ছা তোমরা ঘরে আসো তাহলে দুটো সেশন করো। ওরা তো বলছে আমাদের তো অনলাইন ক্লাস খোলা আছে। এই শোনো সুদীপ্ত, মাইকটা অফ করে রাখো। देखो तो फोन पे क्या है? वॉलेट है। वॉलेट का मतलब बैंक है ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग आप में से पेटीएम का बैंक है जिनके पास, वॉलेट का बात नहीं कर रहा मैं, जिनके पास पेटीएम का बैंक है उनको दोनों में फर्क दिखता होगा। दैट इज बैंक एंड वॉलेट आर डिफरेंट, है ना? यस सर। तो बैंक कैसे दिखेगा? ऐसा क्या है? बैंक पेटीएम जब आपका पहले वॉलेट बनता है फिर वॉलेट से आपने बैंक बनाया होगा, तो बैंक में एक्स्ट्रा क्या मिला आपको? 2 चीज मिला। क्या है वो? सर आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर। आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर जो वॉलेट में नहीं था। डिपॉजिट तो वॉलेट में भी हुआ करता था, विड्रॉल हुआ करता था, लेकिन बैंक होने से क्या मिलेगा? आईएफएससी कोड एंड अकाउंट। तो बस ये 6 नाम याद रखना आपने, और कुछ। अगला टॉपिक स्मॉल बैंक्स। स्मॉल बैंक का भी कंसेप्ट सेम है, पेमेंट्स बैंक जैसा, वही मिनिमम कैपिटल 100 करोड़, established on the recommendation of उषा थ्रॉट कमिटी। और ये क्या है? प्रोवाइड्स लोन टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल मार्जिनल फार्मर यानी जो छोटे किसान होते हैं, यानी जिनके पास जमीन कम है या फिर खेती बाड़ी के लिए कुछ है नहीं, कुछ मैकेनाइज्ड चीजें नहीं है, वो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। दूसरा माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, यानी जो छोटे तरह की इंडस्ट्रीज जिनके पास मान लो कोई स्टार्टअप वगैरह है, वो भी अभी तो स्मॉल में ही आएंगे। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे लेबर, इंडिया में लेबर क्या है? अनऑर्गेनाइज है ना, कोई उनका रेगुलेटरी नहीं है लेबर लोगों के लिए, वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनको लोन कौन देता है? स्मॉल बैंक देगा इनको लोन। अगला देखो ये क्या है, आपके लिए चार्ट बना दिया मैंने, लिस्ट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। बैंक का नाम क्या है? इस्टेब्लिश कब हुआ था? बैंक नेम, इस्टेब्लिश, हेड ऑफिस, एमडी एंड सीईओ एंड
पंच लाइन यानी टैग लाइन। ये क्या करोगे आप लोग, जब इसका हम पीडीएफ देंगे ना वहां से लिख लेना, अभी ये मत बनाने बैठो, जब आपको हम पीडीएफ देंगे तब आप वहां से लिख लेना ये सब। तो ठीक है जी, आज का क्लास यहीं तक था। देखो जिसने क्लास नहीं कर, जो क्लास बीच में जो किया है या फिर नहीं कर पाया है, उनको इसका রেকর্ডিং মিল जाएगा, जो रिकॉर्डेड क्लास है वो मिल जाएगा। স্যার আগের পেজটা একটু দেখাবেন একবার। दादा দেখাচ্ছি दादा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा आपको और पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएगा, पीडीएफ शाम तक मिल जाएगा और इसका रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा आपको। आपको कौन स्लाइड था এটা? স্যার হ্যাঁ স্যার এটা একটু পিডিএফ এ দিলে ভালো স্যার, একটু পিডিএফ করে দিয়ে দিন স্যার। তো বললাম তো পিডিএফ করে দেব, তো শুনিস না, বল আমার কথা ঠিক করে। স্যার রেকর্ডেড ক্লাসগুলো কোথায় দেখতে পাবো? রেকর্ডেড ক্লাস আমরা গ্রুপে দিয়ে দেব, ওটা একটু টাইম লাগে আসতে। আর স্যার 13 এর আগের পেজটা একটু দেখাবেন স্যার। এনে শুরু থেকে দেখ। अच्छा कुछ डाउट है किसी को? जो भी पढ़ा है आपको तब से, किसी को भी कोई डाउट है? স্যার পেজগুলো দেখতে পাচ্ছি না, কি দেখতে পাচ্ছেন? পেজগুলো দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না কিভাবে দেখবো। कौन सा, ये जो लास्ट वाला नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं दिखा आपको तब से? एक भी पेज नहीं दिखा सर। अच्छा बाकियों को दिखा रहे हैं? प्रॉब्लम सिर्फ इन्हीं को है, बोलो तो। देखते बच्चे दिख रहा है ना? अच्छा सुनिए, आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा शाम तक और इसके रिकॉर्डेड क्लास भी दे दिया जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है आप लोग टेलीग्राम में पूछ सकते हो, और ऑफलाइन क्लास जब स्टार्ट होगा तब भी पूछ लेना आप लोग। স্যার बोलिए স্যার বলছিলাম স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, বলো যে এনএসডিএল যে আছে না, এনএসডিএল এর ফুল ফর্মটা কি স্যার? এনএসডিএল বল, এনএসডিএল ফুল ফর্ম কি? ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড। আচ্ছা ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফুল ফর্ম লেখাই তো আছে, জিজ্ঞেস করছিস কেন? স্যার ভুলে গেছিলাম তাই একটু জিজ্ঞেস করলাম আর কি। স্যার আপনি যে লিস্ট দিলেন এমডি আর সিইও, ওখানে যে ব্যাংকগুলো মার্জ হয়ে গেছে লাইক ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অফ কমার্স, তো ওদের এমডি আর সিইও মনে রাখতে হবে এখনো আলাদা, এটা আলাদা। আমি কি করছি, ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাংক নিয়ে বানিয়ে দিয়েছি। मर्ज वाला तो सबाई जाने, जो बैंक मर्ज हुआ है नया सी मतलब वो कब बना है, मर्ज के वाला तो सबको पता है। लेकिन एग्जाम में आपको क्या पूछेगा, किसी भी चीज का हिस्ट्री पूछता है। हमेशा याद रखना, कोई भी टॉपिक आया है ना करंट अफेयर में, तो उसका हिस्ट्री पूछेगा आपको। जो लोग पीओ दिए थे या फिर क्लर्क है जिनका आज, आप में से तो नहीं होगा किसी का, क्वेश्चन पेपर देख लेना और करंट अफेयर का डेप्थ देखना एक बार। हिस्ट्री पूछते वो लोग हर चीज का। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा को ऐड किया गया था ना इसमें, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में। ब्लैंक पेज है यहाँ, ये देखो यहाँ पे देखो, दुर्गा पूजा को ऐड किया गया था हेरिटेज लिस्ट में, वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज के फेस्टिवल लिस्ट में। कितना नंबर है ये? 14th है इंडिया से, और कौन से स्टेट में होता है? वेस्ट बंगाल में। एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछेगा 14th कौन सा था, दुर्गा पूजा था, कौन से स्टेट में होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। कोई भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछेंगे, पहले के जो 13 है 1 to 13, 1 से 13 कौन से है और वो कौन से स्टेट में मनाए जाते हैं, 1 से 13 और उनका स्टेट, ये है एग्जाम का क्वेश्चन। ये है करंट अफेयर, ये हो गया आपका करंट अफेयर, और ये हो गए एग्जाम का क्वेश्चन। करंट अफेयर पढ़ा, अब वहां से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे आपने पढ़ना होता है। তাহলে এমনি জিজ্ঞেস করতে পারে লাইক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক মার্জ হয়ে গেছে, তো ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের এমডি সিইও কে ছিল আগে? সিইও নাও তো অরিজিন জিজ্ঞেস করতে পারে, তার আগে কোথায় হেড অফিস আছে ওদের, ইন্ডিভিজুয়াল কোথায় ছিল, সেগুলো কোশ্চেন আসতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা বুঝলাম। আমি লাস্ট যেটা ছিল সেটাই লিখে দিয়েছি। चलो ठीक है गाइस, क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। सर
বলো। স্যার প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক এন্ড গভর্নমেন্ট ব্যাংকের মধ্যে মানে ডিফারেন্ট থিংটা কি? প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক তো এইচডিএফসি, আইসিআই এগুলো হয়ে যাচ্ছে, তো মানে দুটোর মধ্যে মানে ডিফারেন্ট থিংটা কি? বলছি क्या कहते हैं उसको, शेयर होल्डर्स, यानी शेयर किसके पास कितना। प्राइवेट होगा तो 51% या उससे ज्यादा शेयर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होगा, और अगर गवर्नमेंट है तो अगेन 51% और मोर शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा और आरबीआई, और कुछ नहीं है। अगर 51% से ज्यादा 50% से ज्यादा शेयर अगर सरकार के पास है या फिर आरबीआई के पास है, इट विल बी गवर्नमेंट बैंक, और अगर नहीं है तो प्राइवेट। अच्छा एक चीज याद रखना ना, गवर्नमेंट बैंक नहीं कहते इनको, इनको बोलेंगे पब्लिक बैंक। ये जो आप लोग एसबीआई हो गया, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब क्या है, सरकारी बैंक नहीं है, ये सब पब्लिक सेक्टर सब पब्लिक है। अगर आपको गवर्नमेंट बैंक में काम करना है वो क्या है, दैट इज आरबीआई, नबार्ड, सिडबी, ये सब है गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट ओन्ड है, सरकार का है ये सब। इन सब में क्या है, सरकार का हिस्सेदारी है थोड़ा सा, और कुछ नहीं, ये सब पब्लिक सेक्टर है। इनको कभी गवर्नमेंट मत बोल के आ जाना। These are पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलबो ना, पीएसयू। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ना, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। अच्छा अच्छा, সরকার নিয়ে রেখেছে এদেরকে। अब तो ठीक है, क्लास खत्म करते, शाम को इंग्लिश है आपका, लिंक आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। थैंक यू सर। স্যার দুর্গাপূজার ইয়েটা কি বললেন, হিস্টোরিক্যাল? হ্যাঁ কি বললে? হিস্টোরিক্যাল কি বললেন ওয়ার্ডটা, দুর্গাপূজার যেটা আচ্ছা এটা দেখো, যে কোনো জিনিসের না তোমাকে ওয়ার্ডটা কি বললেন আপনি? হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, হিস্টোরিক্যাল না না 13-14 নম্বরে করা হয়েছে, ওটা কি বললেন? हेरिटेज, ইউনেস্কো, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। अच्छा वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फेस्टिवल। अच्छा ओटा जिज्ञेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फेस्टिवल। हाँ तो करंट में जो है, करंट आपको क्या दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है। मान लीजिए ये रास्ता है, आपको बता दिया कि भाई ये रास्ता है, और ये है रास्ते का एंड में है आपके क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ तक आना होगा ना। ये है आपके क्वेश्चन, ये है रास्ते का स्टार्टिंग, यहाँ पे है करंट अफेयर, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन के लिए यहाँ तक आना होगा। अगर आपको कॉमन लाना है क्वेश्चन, यहाँ तक आना होगा आपको, और वो क्या है, इसका हिस्ट्री है और कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है चलो क्लास खत्म करते हैं, गुड बाय। थैंक यू सर। शाम को इंग्लिश का क्लास है, सब लोग टाइम पे आ जाना। थैंक यू सर। टाटा। और ये खरीद लेना सब लोग, ये जो इंडिया का बैच है ना, सब लोग ये खरीद लेके अपने टी शर्ट पे, बैग पे, कहीं भी लगा लेना। ओके सर, चलो टाटा।